नमस्कार मित्रों, भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक्श्राव्य श्रृंखला के माध्यम से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उसके 25 पहलू, 25 आविष्कार मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमारे भारत देश के लिए जो सपना देखा था, वो सपना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भीम भाष्य के इस 52वें चरण में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के बारे में। यह पहलू है एक सांसद के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का योगदान। विधायक तो वो बन गए 1926 में पहली बार नियुक्त के रूप में, और उसके बाद में चुने हुए विधायक वो बने 1937 में। स्वतंत्रता के बाद जब पहला सार्वत्रिक चुनाव हो गया 1952 में, उसमें भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हिस्सा लिया, लेकिन दुर्दैव उन्हें उसमें कुछ भी यश नहीं मिल गया। उसके तुरंत बाद उन्हें राज्यसभा पर लिया गया। राज्यसभा में सांसद के रूप में वो काफी समय तक रहे। मई 1952 से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक, यानी कि 6 दिसंबर 1956 तक सांसद के रूप में राज्यसभा के सदस्य रहे। और तब अलग अलग मुद्दों पर बहुत ही अभ्यासपूर्ण प्रतिपादन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर करते रहे और बहुत सारे राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से निवेदन और रचनात्मक संघर्ष, जिसको कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर करते रहे। तब तक उन्हें एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व के रूप में देखा जाने लगा था। बहुत सारे विषयों पर उन्होंने जो निवेदन किया, जो चर्चा में हिस्सा लिया, वो अपने आप में बहुत ही उपयुक्त योगदान रहा है सांसद के रूप में, जिसके कुछ अंश हम यहाँ इस चरण में, 52वें चरण में देखने जा रहे हैं। मैंने इसमें 5 बातें चुनी है जिस पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने निवेदन किया, वो चुने हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। 15 सितंबर 1954 इस दिन में संविधान में तीसरा अमेंडमेंट करने का जो बिल था वो आ गया। तो उस पर बोलते वक्त डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि बहुत अल्पकाल में हमारे देश में बहुत सारे घटना संविधान में सुधार किए जा रहे हैं। फिर डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कड़े बोल सुनाए। उन्होंने कहा कि भारत में जो सरकार है वो केवल बहुमत से चुनाव जीता है। इसका मतलब ये नहीं कि संविधान में जब चाहे वो बदलाव ला सकते हैं। हमारे देश में सर्वसाधारण कानून और संविधान में सुधार, इसमें कुछ फर्क नहीं किया जा रहा है। वैसे संविधान के जो सुधार है वो उसे तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनको और कानून की तरह से उसकी तरफ बर्ताव नहीं होना चाहिए। अगर बार बार संविधान बदलते रहे तो संविधान का आज जो रूप है उसमें बहुत सारा आमूलाग्र परिवर्तन होने में समय लगने वाला नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने यह भी कहा कि संविधान बनाते वक्त
हम लोगों ने इस बात को ध्यान में लिया था कि ये इतना उत्कृष्ट होना चाहिए कि इसमें बार बार सुधार करने की नौबत ना आ पाए। लेकिन वैसे नहीं हुआ है, बार बार उसमें सुधार लाने की कोशिश हो रही है और ये सही नहीं है। और उन्होंने यहां चेतावनी भी दी कि अगर ये चलते रहा तो संविधान में सुधार के लिए जो प्रावधान है आर्टिकल 368, ये प्रावधान में ही सुधार लाके संविधान में सुधार लाने की प्रक्रिया है, उसको रोकना पड़ेगा और उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। ये चेतावनी उन्होंने दी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो दूसरा एक विषय जिसकी बहुत उत्कृष्ट चर्चा की, वो था सामाजिक और आर्थिक बारे में। 1953 का अनुसूचित जाति जनजाति का जो रिपोर्ट था, उसका जब सादरीकरण हो गया, कमिश्नर का, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमिश्नर का जो रिपोर्ट था 1953 का रिपोर्ट, उस पर चर्चा करते वक्त, और वो दिन था 6 सितंबर 1954, उस चर्चा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आयुक्त ने राष्ट्रपति जी को सादर किया हुआ ये तीसरा रिपोर्ट है। अनुसूचित जातियां जो होती है, उन्हें वहाँ जहाँ वो रहते हैं, वहाँ बहुत सारे अन्याय, अत्याचार और जुल्मों का सामना करना पड़ता है। ये सब हम जानते हैं। अनुसूचित जाति जमाती पर, जनजाति पर दैनंदिन जीवन में जो अन्याय अत्याचार होते हैं, उन्हें समझ लेना ये तो निश्चित रूप से बहुत उपयुक्त रहेगा। और इस रिपोर्ट में मैं ये समझ रहा था कि इस प्रकार की चर्चा ये रिपोर्ट में अवश्य होगी, लेकिन अनुसूचित जातियों के लिए जो बिल्कुल उनके दिल के करीब जो विषय है, उस विषय के बारे में इस रिपोर्ट में एक शब्द भी नहीं है। इसलिए मुझे तो ये रिपोर्ट बिल्कुल बकवास रिपोर्ट लगता है। आयुक्त महाशय जो है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से वो भूल गए हैं अपनी जिम्मेदारी। अगर अनुसूचित जाति और जनजातियों के ऊपर, उनके बारे में जो अन्याय अत्याचार होते हैं, उसकी जो कंप्लेंट्स है, वो अगर इस तरह से दबा दी जाएगी, तो जिस उद्दिष्ट को सामने रखते हुए इस आयुक्तालय का निर्माण किया है, उसके मूल हेतु को ही बाधा आ सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आयुक्त महाशय इस पर गौर करेंगे और अस्पृश्य समाज के बारे में, उन पर जो जुल्म जबरदस्ती हो रही है, उसकी वस्तुस्थिति अपने रिपोर्ट में लाने से वो कतराएंगे नहीं। भविष्य में ऐसी वस्तुस्थिति अपने रिपोर्ट में सामने रखने के लिए उन्हें शर्म नहीं आएगी, ये आशा मैं करता हूं। ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा। तीसरा जो विषय सांसद के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उठाया, उसमें तो कई विषय हैं, लेकिन तीसरा विषय जो मैंने आपके लिए चुना है, वो है अस्पृश्यता विधेयक, जिसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की। अस्पृश्यता विरोधी विधेयक 1954, इस पर जब राज्यसभा में चर्चा हुई, वो दिन था सितंबर 16, 1954। उसमें बात करते वक्त डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि मैंने मेरे अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ कानून की लिस्ट बनाई है, और ये ऐसे कानून हैं जिन्हें संविधान से सुसंगत करना अनिवार्य है, जिसकी नितांत आवश्यकता है। मिसाल के तौर पर
उन्होंने मद्रास रेगुलेशन एक्ट का जिक्र किया। 1816 का ये एक्ट था, जिसमें गुनाह करने वाला अगर नीचे जात वाला होगा तो उसमें जेल में डालने का प्रावधान है, लेकिन अगर गुनाह करने वाला व्यक्ति तथाकथित उच्च जातियों में से है तो उसे जेल में नहीं भेजा जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, ये तो सरासर अन्याय है, गुनाहगार तो गुनाहगार है, उसे बराबर की सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो नीची जात वाला हो या ऊंची जात वाला हो। इसीलिए इस एक्ट को खारिज करना चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे कानून का निर्देश किया, जिनको संविधान के साथ सुसंगत बनाना अनिवार्य हो गया था। ऐसे अनेक कानूनों की उन्होंने, अनेक एक्ट की उन्होंने परिशीलन करके वो सामने रखे। फिर ये जो अस्पृश्यता विरोधी विधेयक 1954, इसके बारे में बोलते वक्त चर्चा में उन्होंने कहा, यह बिल का नाम क्या है? डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, वो नाम है अस्पृश्यता का पालन करने के लिए, या तो अस्पृश्यता के नाम पर किसी प्रकार से जोर जबरदस्ती करने के लिए सजा का प्रावधान करने वाला बिल। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, व्यक्तिशः मुझे लगता है कि ये नाम बहुत ही बड़ा और बिल्कुल मुद्दे से विपरीत जाने वाला है। इस बिल का नाम द सिविल राइट्स अनटचेबल प्रोटेक्शन एक्ट, अस्पृश्यों के लिए नागरिक हक संरक्षण कायदा, ऐसे होना चाहिए, यह प्रतिपादन उन्होंने किया। आगे चलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि ये जो बिल है, इसमें बहुत गंभीर रूप से उसमें न्यूनता है, जिसके ऊपर मैं सभागृह का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस बिल का हेतु नागरिक और मूलभूत अधिकारों का संरक्षण, रक्षा करना ये है। इसीलिए सद्यस्थिति में इस बिल में जो नहीं है वो निश्चयात्मक सकारात्मक विधान इसमें होना निहायत ही जरूरी है, यह प्रतिपादन उन्होंने किया। उनका यह कहना था कि जिस प्रकार से यह बिल बनाया गया है उसमें कोई भी सकारात्मक ठोस प्रतिपादन नहीं किया गया है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई धोबी अछूतों के कपड़े धो नहीं रहा है, या नाई किसी की हजामत नहीं कर रहा है, या हलवाई किसी अस्पृश्य को लड्डू नहीं बेच रहा है। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए यह बिल बनाया गया है, ऐसे महसूस होता है। और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बिल का उद्देश्य जो है वो बड़ा है, वो नागरिक और मूलभूत अधिकार के संरक्षण के बारे में है, रक्षा के बारे में है, और इसीलिए उसमें निश्चित रूप से सकारात्मक और ठोस स्टेटमेंट होने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें दूसरी जो कमी है वो तो बहुत ही गंभीर है, और वो ये है कि सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ इसमें कुछ भी प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को जो मूलभूत हक है, वो हक उसका उपभोग करने में गांव के लोग अलग अलग प्रकार से उसमें बाधा डालते हैं, और उसमें सबसे बुरा जो उपाय है वो सामाजिक बहिष्कार का उपाय है, अघोरी उपाय है। और ये सामाजिक बहिष्कार जो है, उन्होंने कहा कि सरकार के एक रिपोर्ट का, उसमें से उन्हें पढ़ के सुनाया उन्होंने, और ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें बहुत सारे नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने हिस्सा लिया था, ठक्कर बापा भी उसमें थे। उसमें कहा गया था कि सबसे बुरा अगर अन्यायकारक अगर कुछ होगा अनुसूचित जातियों पर गांव के क्षेत्र में, तो वो है सामाजिक बहिष्कार का अस्त्र। ये मान्यता प्राप्त होने के बावजूद भी इस बिल में
सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है। फिर डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि अपने मूलभूत अधिकारों के इस्तेमाल करने पर जबरदस्ती से प्रतिरोध करने वाली बात समझकर सामाजिक बहिष्कार को गैर कानूनी क्यों नहीं मानना चाहिए। उसके बाद में जो चौथा विषय मैंने लिया है वो है केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। जब कांग्रेस की सत्ता के साथ में केंद्र सरकार और बिगर कांग्रेस राज्यों के सरकार, इन के संबंधों के बारे में जब सदन में चर्चा हो रही थी और वो दिन था 14 सितंबर 1953, उस दिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने कड़ी आलोचना की कांग्रेस के असहिष्णु दृष्टिकोण के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि ये चर्चा केंद्र राज्य संबंध के बारे में है और यहां पर मैं एक व्यापक प्रश्न के बारे में बोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस राज्य में अशांतता है, लूट मार है। अगर ये युक्तिवाद हम कुछ समय के लिए ग्राह्य भी समझते हैं, ऐसी परिस्थिति में गृहमंत्री महोदय को क्या करना चाहिए? अगर शांतता और सुव्यवस्था प्रस्थापित करनी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर काबू में लानी है, तो लश्कर की सेना की एक बटालियन भेज देनी चाहिए। मुंबई और कलकत्ता यहाँ पर कई बार समस्याएं खड़ी हो गई है, लेकिन तब संबंधित राज्यों के बारे में संविधान के प्रावधान 356 का आधार लेकर उनको केंद्र शासित करना ये तो नहीं हुआ है। ऐसी समस्या पर सेना का उपयोग करना यही अच्छा उपाय है। आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि मैं खेदपूर्वक आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में 356 इस कलम का, इस प्रावधान का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि संविधान के जो प्रावधान है उनका राजनीतिक काम के लिए उसका उपयोग किया गया और इससे सरकार की जो प्रतिमा है वो कलंकित हो गई है। जो हुआ है वो निश्चित रूप से गलत है। मुझे तो ऐसे लगता है कि राज्य प्रशासन के लिए, उसके सुरक्षितता के लिए भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हैं उनका राजनीतिक कारणों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना, ये भावना अगर निर्माण हो जाती है तो हमारा जो संविधान है उसकी पूरी सारी विश्वासार्हता मिट्टी में मिल जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको स्वतंत्र सलाह दे रहा हूं कि जिस काम के लिए संविधान का निर्माण हो गया है उसी काम के लिए संविधान का उपयोग किया जाए। अगर आप वो करते हैं तो आप आदर के लिए पात्र होंगे और उसी के साथ लोकतंत्र प्रणीत जीवन शैली जो कि हमारे देश में अनुपलब्ध है, उस जीवन शैली के बारे में अपने ही देश में आदर भाव निर्माण हो जाएगा। ये मेरा आपको सलाह है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो योगदान है, सांसद के रूप में उनका जो योगदान है, उसकी चर्चा करते वक्त पांचवा विषय जो मैंने चुना है आपके लिए वो है हमारी विदेश नीति। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 24 अगस्त 1954 तब राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा करते वक्त उन्होंने बहुत कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमारी जो विदेश नीति है वो सदोष है।
उन्होंने कहा कि सरकार की विदेश नीति जिस पर आधारित है उन तत्वों की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। पंत प्रधान जी कहते हैं कि हमारे 3 तत्व हैं। एक तो है शांतता, दूसरा है साम्यवाद और मुक्त लोकशाही, इनके दरमियान सह अस्तित्व, और तीसरा है सीएटो को विरोध। सीएटो यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व आशिया के देशों में सामुदायिक सुरक्षा के लिए जो एक संगठन का निर्माण हो रहा था वो था सीएटो। तो उसको विरोध, ये तीसरा तत्व। इन तीनों बातों पर, ये तीनों तत्वों पर हमारी विदेश नीति आधारित है। इन तत्वों की वैधता, उनकी उपयुक्तता, इसका मूल्यांकन करने के लिए इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। 1945 के मई महीने में जब दूसरा महायुद्ध खत्म हो गया, तब तक रशिया ने 10 यूरोपियन राष्ट्रों को स्वाहा कर लिया था। उन्होंने नाम भी बताए। उन्होंने कहा कि पहला है फिनलैंड, दूसरा है इस्टोनिया, तीसरा है लाटविया, चौथा है लिथुआनिया, पांचवा है पोलैंड, छठा है चेकोस्लोवाकिया, सातवां है हंगेरी, आठवां है रोमानिया, नौवां है बल्गेरिया और 10वां है अल्बानिया। इन सारे देशों को उन्होंने स्वाहा कर लिया है। इस पृष्ठभूमि को मद्देनजर रखते हुए हमारी विदेश नीति जिन तत्वों पर आधारित है उन तत्वों की समीक्षा की जानी चाहिए। वो कितने पर्याप्त है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। पहला है शांतता। हमें शांतता चाहिए, लेकिन उसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। देशों के टुकड़े टुकड़े करके शांतता खरीदी नहीं जा सकती, और ऐसे टुकड़े किसको देने हैं? उस साम्यवाद जो फैला रहे हैं ऐसे देशों को। अगर आंकड़े आप देखेंगे तो साम्यवादी देश किसी महाकाय राक्षस के जैसे हैं। देशों को मुक्त करने का बहाना बना के उनको स्वाहा करते हुए एक महाकाय देश आगे जा रहा है। रशियन मुक्ति के संघर्ष के बाद में गुलामी अपरिहार्य है, अनिवार्य है, स्वतंत्रता नहीं। अब दूसरा प्रश्न ये उभरता है सह अस्तित्व का। साम्यवाद और मुक्त लोकतंत्र, क्या ये एक साथ काम कर सकते हैं? क्या एक साथ रह सकते हैं? क्या ये दोनों में कोई संघर्ष नहीं होगा? ऐसी आशा करना उचित होगा? मुझे तो ये सिद्धांत पूरी रूप से विसंगत नजर आता है। साम्यवाद ये जंगली वड़वानल के जैसा है। इसके रास्ते में जो भी आता है उसे वो स्वाहा कर लेता है। जो देश दूर है उनको ये लगता है कि ये वड़वानल उनके तक पहुंचने ही वाला नहीं है, या तो वो समझते हैं कि वहां तक पहुंचने के पहले ही वो बुझ जाएगा। कनाडा और यूरोपियन देशों के कुछ नेताओं ने सहअस्तित्व, साम्यवाद और मुक्त लोकतंत्र का सहअस्तित्व का जो तत्व है उसका स्वागत किया है, लेकिन वो हजारों मील दूर है रशिया से। विदेश नीति में भूगोल का ध्यान में रखना बहुत अनिवार्य होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बात को हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। जो और देशों के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए मुझे ये लगता है कि हमारे पंतप्रधान जी ने सहअस्तित्व का जो तत्व है, सहअस्तित्व, साम्यवाद और मुक्त लोकतंत्र का सहअस्तित्व, इस तत्व का स्वीकार जो किया है उसका पूरी तरह से, पूरी लगन से उसका अभ्यास
नहीं किया है। और देखिए कि सीएटो का उद्देश्य किसी पर आक्रमण करने का नहीं है, तो आक्रमण होने से रोकना ये सीएटो का उद्देश्य है। तो भारत पर भी आक्रमण हो सकता है। भारत की एक बाजू में एक तरफ पाकिस्तान और मुस्लिम देशों द्वारा पूरी तरह से घेर लिया है, और दूसरी तरफ चाइना को ल्हासा तक आने की परमिशन देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी सरहद जो है वो भारतीय सरहद तक खींचने की उन्हें अनुमति दी है। हमारे विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है वो और देशों की समस्याओं को सुलझाना, अपने देश की समस्याओं को नहीं। देखिए, हमारी जो कश्मीर की समस्या है वो हम कभी ही उसको सुलझा नहीं सके हैं, और ये एक समस्या है, इस बात को भी हम लोग भूल चुके हैं। ये बहुत गलत बात है। चाइना के माओ इस प्रमुख नेता ने जिसका स्वीकार किया है, उस तिबेट पैक्ट में जिसका वर्णन आया है, उस कथित पंचशील तत्वों पर प्रधानमंत्री निर्भर है। उन्होंने पंचशील इतनी गंभीरता से लिया है, ये देख के मुझे आश्चर्य होता है। पंचशील ये तो बौद्ध धर्म का एक अत्यावश्यक हिस्सा है, और अगर माओ इनकी पंचशील पर अगर श्रद्धा होगी तो उन देशों में जो बौद्ध लोग हैं उनको वो अलग तरह से सलूक उनके साथ में करते। पंचशील को राजनीति में कोई स्थान नहीं, और किसी कम्युनिस्ट देश के राजनीति में तो बिल्कुल ही नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर हम स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं तो हमें मुक्त राष्ट्रों के साथ जाना ही युक्त रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया था। फिर आखिर में उन्होंने बात की है गोवा के बारे में। वो कहते हैं कि गोवा मुक्त करने के बारे में प्रधानमंत्री जी आज जो कह रहे हैं वो ठीक ही है, किसी ने विरोध नहीं करना चाहिए, उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही इस वस्तुस्थिति को सामने आना जरूरी है कि जब भारत को स्वतंत्रता हासिल हम लोगों ने की, तब गोवा को मुक्त करने के लिए एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री जी के पास जाके उन्होंने भेंट कराई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। बात यह है कि तब छोटी सी पुलिस की एक्शन भी अपना काम कर सकती थी। अभी ब्रिटेन, ब्राजील, अमेरिका, ये सारे लोग पोर्तुगीजों के बारे में सॉफ्ट नीति का अवलंब कर रहे हैं। गोवा की जो समस्या है उस पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दो सूचना की। पहली तो ये थी कि पोर्तुगीज लोगों से उसको खरीद लेना, और दूसरा है लीज पर वो ले लेना। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इन दोनों में से एक उपाय का स्वीकार तुरंत करे। अगर ये एक्शन हम तुरंत नहीं लेते हैं तो पोर्तुगीज इतने प्रबल हो जाएंगे कि बाद में उनके ऊपर नियंत्रण करना ये बहुत ही मुश्किल साबित होगा। प्रधानमंत्री ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और यहां डॉक्टर अंबेडकर जी रुक जाते हैं। ये सारे जो विषय हैं, ये प्रतीकात्मक विषय मैंने आपके सामने रखे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सांसद के रूप में उन्होंने जो महनीय योगदान दिया है, उसको समझने के लिए इस 5 विषय के
बारे में उन्होंने जो निवेदन किया, चर्चा में जो हिस्सा लिया, जो अपनी बात सामने रखी स्पष्ट रूप से और रचनात्मक नीति को सामने रखते हुए, ये सबको देखते हुए स्पष्ट रूप से महसूस हो जाता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों की व्याप्ति, उनके विचारों की गहराई, ये महसूस हो जाता है। और सांसद के रूप में भी एक देशभक्त को कैसे रहना चाहिए, इसका एक उत्तम उदाहरण, एक उत्तम मिसाल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कायम की। इस बात को कोई भी नाकार नहीं सकता। तो मित्रों, मेरी बात को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। ये सत्र हम यहीं पर खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम जल्द ही। धन्यवाद। नमस्कार।